नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन डी पार्ट 2। मैं हूं आपके साथ विवेक। और कल ही हमने एटीवी के ऑपरेशन डी के खुलासे से बिहार में हड़कंप मचाई थी। और कल हमने खुलासा किया था कि बिहार में कैसे डिग्रियों की मंडी सस्ती है, जहां बैठे दुकानदार मुंहमांगी कीमत लेकर मनचाही असली डिग्री देने का दावा करते हैं। आज हम आपको ऑपरेशन डी की अगली कड़ी यानी ऑपरेशन डी पार्ट 2 दिखाएंगे। आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो कल के खुलासे के कहीं ज्यादा हैरान और आपको परेशान कर देगा। आज हम आपके सामने उस राज का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपका माथा ठनक जाएगा। आप सूबे की सरकार से सवाल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि डिग्री के कारोबार को अनजाने में ही सही, लेकिन सरकार के एक फैसले ने चार चांद लगाने का काम किया है। ऑपरेशन डी से सरकार हलकान है, प्रशासन परेशान है और छात्र हैरान है। ईटीवी का ऑपरेशन डी में कल आपने जो सनसनीखेज खुलासे देखे वो तो बस गड़बड़ झाले की शुरुआत भर थी। इस गड़बड़ झाले का असर किन पर हो रहा है, कौन इस गड़बड़ झाले का शिकार हो रहा है, इस गड़बड़ झाले से किसका हक मारा जा रहा है और कौन इस गड़बड़ झाले में जाने अनजाने में इस रैकेट को फलने फूलने में मदद कर रहा है। आज इन सभी सवालों के जवाब आपको ऑपरेशन डी पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसे देखने के बाद यकीनन आपकी मेहनत से डिग्री हासिल करने वाले और नौकरी चाहत में दिन रात तैयारी करने वाले बिहार के अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस करेंगे। कल ऑपरेशन डी देखने के बाद आपके जहन में कुछ सवाल जरूर उठे होंगे। मसलन, अगर कोई पैसे से डिग्री खरीद ले तो क्या उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है? अगर कोई जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा खरीद ले तो क्या वो सरकारी अभियंता बन सकता है? क्या वो नाकाबिल डिप्लोमा होल्डर नियुक्ति परीक्षा पास कर पाएगा? क्या वो नाकाबिल डिप्लोमा होल्डर इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलेंगे ईटीवी का ऑपरेशन डी पार्ट 2 में। इस बड़े खुलासे का अगला हिस्सा देखने से पहले हम आपको इतना जरूर बता दें कि अभी जिन सवालों की फेहिरिस्त आपने देखी उसका जवाब हाँ में है। जी हाँ, डिग्री खरीदने वाले अभ्यर्थी सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से पा सकते हैं और मेहनत से डिग्री हासिल करने वाला हाथ मैल कर रह जाएगा। डिग्री की मंडी में हर तरह की डिग्री और डिप्लोमा बिकाऊ है, तो ऐसे में चलिए सिर्फ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात कर लेते हैं। हमें यकीन है जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप सन्न रह जाएंगे। बिहार में करीब 32 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। हर कॉलेज में 5 ब्रांच और हर ब्रांच में करीब 60 सीटें हैं। इस लिहाज से हर साल बिहार में 9600 जूनियर इंजीनियर तैयार होते हैं। ठीक इसी तरह से बिहार में प्राइवेट कॉलेज की संख्या करीब 32 है। यहां भी हर साल 10,000 के करीब जूनियर इंजीनियर्स तैयार होते हैं। यानी हर साल सिर्फ बिहार में करीब 20,000 जूनियर इंजीनियर तैयार होते हैं। लेकिन साल 2007 के बाद से बिहार में अभी तक नियमित सेवा में इंजीनियर्स की नियुक्ति नहीं हुई। अभी भी सूबे में जूनियर इंजीनियर के करीब 7,000 पद खाली हैं। इन आंकड़ों को आप थोड़ी देर के लिए अपनी जहन में जरूर रखिएगा, क्योंकि आगे हम जो खुलासे करने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध इन्हीं आंकड़ों से है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे बिहार सरकार जाने अनजाने में डिग्री की दुकान चलाने वालों की मदद कर रही है।
उनके रैकेट को फलने फूलने में मदद कर रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे डिग्री की मंडी में डिग्रियों की डिमांड बढ़ गई है और कैसे डिग्री खरीदने वालों के अच्छे दिन आ गए। दरअसल साल 2011 में बिहार सरकार ने जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली। इन सरकारी कागजातों में आप साफ देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होना था, लेकिन इसी परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां पाए जाने पर बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने एक केस दर्ज किया। लिहाजा रिजल्ट कानूनी शिकंजे में उलझकर जारी नहीं हो पाया। अब जरा दूसरे सरकारी कागजात पर भी नजर डाल लीजिए। साल 2015 में सरकार ने अधिसूचना जारी की कि जूनियर इंजीनियरिंग की नियुक्ति के लिए अब लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उम्मीदवारों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर होगी। इसके साथ ही इंटरव्यू लिया जाएगा और दोनों के मार्क मिलाकर जो मेरिट तैयार होगी उस पर नियुक्ति होगी। इसमें उम्मीदवारों के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 60% मार्क रखा गया, यानी जितने ज्यादा नंबर नौकरी मिलने के उतने ही ज्यादा उम्मीद। यही नहीं, इस अधिसूचना के जरिए सरकार ने बिहार के कॉलेजों के साथ बाहर के राज्यों की डीम्ड यूनिवर्सिटियों के उम्मीदवारों को भी आवेदन देने का न्योता दे दिया। ये सनसनीखेज खुलासा जानकर आपको जितनी हैरानी हो रही है, उससे भी कहीं ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि सरकार ने ये जानते हुए भी कि डिग्री खरीदने वाले इस नियुक्ति में बाजी मार ले जाएंगे, फिर भी सरकार ने ये फैसला लिया। और 2017 में नियुक्ति प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए अधिसूचना जारी की। ऑपरेशन डी पार्ट 2 जारी है। बने रहिए ईटीवी के साथ। चलिए, इस पूरी कहानी के पात्र ओरिजिनल हैं और वास्तविक कहानी से इनका पूरा सरोकार है। सोचिए जरा कि अगर सरकार को कोई इस बात के लिए आगाह करे कि अगर मेरिट पर जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्ति का फैसला वापस नहीं लिया गया तो डिग्री खरीदने वाले नाकाबिल जूनियर इंजीनियर बनकर सरकार के अभियंता बन बैठेंगे, फिर भी सरकार अपना फैसला ना बदले तो क्या सोचा जाए, क्या माना जाए? सोचिएगा जरूर, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन था जिसने एक चिट्ठी लिखकर सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की थी। साल 2017 में सरकार ने जब सिर्फ मेरिट के आधार पर जूनियर इंजीनियरिंग की नियुक्ति करने का फैसला किया तो सरकार के महकमे में एक ऐसा जिम्मेदार अधिकारी था जिसे ये फैसला गलत लगा। यह अधिकारी था बीएसएससी का चेयरमैन। जी हां, बीएसएससी के चेयरमैन ने 7 जनवरी 2017 को सरकार को यह गोपनीय चिट्ठी लिखी जो ईटीवी के पास मौजूद है। इस चिट्ठी में बीएसएससी अध्यक्ष ने एक तरह से इस अधिसूचना पर सवाल उठाए। बीएसएससी अध्यक्ष का सवाल ये था कि अगर कोई उम्मीदवार आईआईटी से पास आउट हो और उसके कुल अंक 50% ही हो तो क्या वो किसी प्राइवेट संस्थान से उसी कोर्स में 80% मार्क वाले उम्मीदवार से कम योग्य माना जाएगा? बीएसएससी अध्यक्ष ने अपनी गोपनीय चिट्ठी में यहां तक लिखा कि बगैर शिक्षकों वाले संस्थानों से भी 90% वाले उम्मीदवारों की बड़ी तादाद है। बीएसएससी अध्यक्ष ने इस गोपनीय चिट्ठी में 2011 की वैकेंसी के लिए 2016 में फिर से हुई परीक्षा के कुल नतीजे सामने रखे। इन नतीजों में टॉप 10 उम्मीदवारों के कॉलेज के मार्क्स और सरकार की ली गई परीक्षा में मिले मार्क्स का हवाला दिया गया। आप देख सकते हैं कि टॉप 2 उम्मीदवार को कॉलेज में 86.22% नंबर मिले, लेकिन यही उम्मीदवार नौकरी के लिए दी गई परीक्षा में 600 नंबरों में से सिर्फ 182.2 नंबर ही ला सका और फेल कर गया। कुल मिलाकर टॉप 10 में 8 उम्मीदवार फेल कर गए जिन्हें उनके कॉलेज ने बम्पर मार्क्स दिए थे।
बीएसएससी अध्यक्ष ने अपनी गोपनीय चिट्ठी में सामान्य प्रशासन विभाग को यहां तक लिखा था कि 788 उम्मीदवार तो ऐसे थे जिन्हें कॉलेज से 60% से ऊपर नंबर मिले, लेकिन नौकरी की परीक्षा में यही उम्मीदवार 600 में से 100 अंक भी नहीं ला पाया। कुछ उम्मीदवारों को तो माइनस में नंबर मिले। बीएसएससी अध्यक्ष की यह चिट्ठी सरकार की आंखें खोलने वाली थी। इसमें दिए गए आंकड़े चीख चीख कर कह रहे थे कि सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया बदलने में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अफसोस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। यह दस्तावेज बिहार सरकार की 2017 की अधिसूचना है, जिसमें साफ साफ निर्देश है कि इस बार की नियुक्ति में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों नहीं लिए जाएंगे। यानी कि इस बार नौकरी कॉलेज से मिले नंबरों के आधार पर ही मिलेगी। ईटीवी के इस खुलासे के बाद अब सरकार को सोचना है कि क्या सिर्फ एजुकेशनल मेरिट के आधार पर नियुक्ति करना ठीक होगा। इस खुलासे के जरिए ईटीवी का मकसद सरकार या किसी भी अथॉरिटी को कटघरे में खड़ा करना नहीं है। हमारा सवाल बिल्कुल सीधा है। ऑपरेशन डी में आपने देखा कि कैसे पैसों के दम पर मनचाहे मार्क्स के साथ डिग्री खरीदी जा सकती है। ऐसे अगर लिखित परीक्षा की जगह कॉलेज से मिले नंबरों को नौकरी का आधार बनाया जाएगा तो कितने काबिल जूनियर इंजीनियर पैसे से खरीदी गई मेरिट के आगे टिक पाएंगे, और सूबे का निर्माण किन हाथों में सौंपा जाएगा। पटना से रवि एस नारायण, ईटीवी न्यूज। और चलिए सीधे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ सुबह सवेरे जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बड़े मसले को लेकर हम बैठे हैं कि जूनियर इंजीनियर की जब बहाली होगी तो कैसे होगी। जो अधिसूचना जारी की गई उसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि लिखित परीक्षा नहीं होगी, इंटरव्यू होगा, परसेंटेज मार्क्स जो हैं वो रहने चाहिए प्रॉपर जो बताए जा रहे हैं। अब हमें जरा ये बताइए कि इस रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या रिएक्शन है आपके? इस संबंध में किस संस्थान ने कर्मचारी चयन आयोग या तकनीकी आयोग ये बिहार में बनाया गया है, अब उसने क्या अनुशंसा किया है, किन परिस्थितियों में किया है, इसकी मुझे अद्यतन जानकारी नहीं है। तो तक जानकारी इस संबंध में उपलब्ध नहीं करा ले तब औपचारिक प्रतिक्रिया देना संभव नहीं है। बीएसएससी के अध्यक्ष की जो गोपनीय चिट्ठी है उसे हम बराबर कोट कर रहे हैं, उसे हम दिखा रहे हैं अंडरलाइन करके। और जो 2015 में सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी कि जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के लिए अब लिखित परीक्षा नहीं होगी, एक सीधा सा सवाल है नीरज जी, इसमें ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लिखित परीक्षाएं नहीं होंगी और जो बीएसएससी के अध्यक्ष ने कहा कि आईआईटी से पढ़ा हुआ एक कोई लड़का अगर 50% मार्क लाता है तब भी वो बेहतर है उन लोगों से जो इस तरह की डिग्रियों को लेकर सामने आएंगे, उन्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी। हमारा ये कहना है कि अगर ऐसी डिग्री लेकर, जिसका खुलासा पार्ट 1 में हमने किया था, ऑपरेशन डी में कार्रवाई भी हुई थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी, लेकिन क्या होना है, कैसे इसको सुलझाएंगे, कैसे समझ पा रहे हैं आप? अभी जो डिग्री वाला मामला है, 1 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू हुई, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा नहीं, ठीक है, इसलिए हमने धन्यवाद भी आपको दिया पहले ही। दूसरा पक्ष ये है कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, जिस ढंग से अब ये सवाल उठ रहे हैं, तो इसको सरलीकरण किया जाए। ये आमतौर पर राज्य के युवाओं का नहीं, देश के युवाओं की भी मानसिकता है। अब इस संबंध में औपचारिक जो निर्णय होता है उस संबंध में कर्मचारी चयन आयोग को लेना है। अभी हमने देखा है कि डॉक्टर की बहाली के बारे में हुआ है कि मेडिकल कॉलेज में ही, कैंपस में ही उनका बहाली किया जाए, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया से लोग परेशान होते हैं। तो उस प्रक्रिया के गुणात्मक रूप से कायम रहे, यह भी सरकार की जिम्मेवारी है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। ठीक है, इस जिम्मेवारी को, इस जिम्मेदारी को सरकार किस तौर पे लेगी? इस रिपोर्ट को हम इसलिए भी दिखा रहे हैं, जगाने की कोशिश, ऐसा कोई आरोप नहीं है सरकार पे, लेकिन सरकार को आगाह कराना चाह रहे हैं। और आपसे टेलीफोनिक बातचीत इसलिए हो रही है कि आप जागरूक प्रवक्ता भी हैं, एमएलसी हैं, और आप जगा पाएंगे, नीतीश कुमार को बता पाएंगे कि देखिए कुछ ऐसा चल रहा है, अगर कोई फर्जी डिग्री लेकर अगर जूनियर इंजीनियर बन जाता है तो आप सोचिए कि कैसे निर्माण कार्य होगा। और जब वैसे इंजीनियरों की सहभागिता होगी तो गुणवत्ता पर सवाल लगातार उठते रहेंगे और सरकार कटघरे में होगी। नीरज जी,
तंत्र को ठीक किया जाना ये लोकतंत्र में चुनौती होता है। कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है। अगर कोई अपराध करे और उसको कोई संरक्षण दे, उसका बचाव करे, तो ये दुर्भाग्यजनक होता है। तो नटवर लाल तो घूमते रहता है, लेकिन इसी तंत्र को ठीक करना है। तो अगर गड़बड़ करे तो जाएंगे सीधा जेल, पहुंचाने वाला कोई मिलेगा। लेकिन ये डिग्री वाली बात पर क्या करेंगे? जैसे कि अगर अधिसूचना तो जारी कर दी गई कि अब एग्जाम्स नहीं होंगे, नंबर बेसिस पर सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के जरिए, तो उसको किस तरीके से इसको फिर एक बार संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में लाया जाए? नहीं, इस स्थिति में तकनीकी आयोग बिहार सरकार ने बनाया है। हाँ। अब उसकी क्या अनुशंसा है, उसकी अनुशंसा के आलोक। ठीक है, आप ये रिपोर्ट लगातार हम नीरज जी अभी 8 बजे से हमने शुरू किया है और कल भी हमने इससे काफी देर तक दिखाया भी था, लाइव किया था, तो आपको भी वक्त मिल जाएगा 1-2-4 घंटे का, जो भी हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। आप तक जो जानकारियां मिल पाएंगी, एक बार फिर आपसे कोशिश करेंगे कि संपर्क हम साधें और आपसे बातचीत कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ थे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि आखिर ये अनुशंसा और ये अधिसूचना किस तरीके से सामने आई है, इसके बारे में भी हमें पता लगाना होगा कि आखिर क्या कुछ प्रेशर था या फिर क्या कुछ मांगे थी जिस वजह से ऐसा करना पड़ा। हालांकि जो अधिसूचना जारी की गई थी 2015 में कि जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के लिए अब लिखित परीक्षा नहीं होगी और मेरिट के आधार पर होगी, यानी मेरिट आप नंबर लाइए और उसके बाद सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के जरिए हो जाएगा। तो उसमें जो कटआउट्स थे उसके अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी जो थी वो 60% मार्क्स की थी। 60% आप अगर लाते हैं तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद जब इंटरव्यू होंगे तो वो अलग तरीके से उसकी एक प्रक्रिया चलेगी, यानी कि जितने ज्यादा नंबर आप लाएंगे नौकरी मिलने की उम्मीद उतनी ज्यादा हो जाएगी। और अधिसूचना के जरिए सरकार ने बिहार के कॉलेजों के साथ बाहर के राज्यों के डीम्ड यूनिवर्सिटीज के उम्मीदवारों की भी नौकरी का न्योता दे दिया। कल की रिपोर्ट हमने इसलिए पहले पार्ट 1 में चलाई थी कि देखिए कि किस तरह से डिग्रियां मिलती हैं और बिहार सरकार ने अगर रास्ता क्लियर रखा है, गली को और भी चौड़ा कर दिया है, चौड़ीकरण अगर उस सड़क का हो गया है, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहां पर एक आसान सा रास्ता है जहां ग्रीन सिग्नल है और आसानी से आप ला सकते हैं। अभी भी जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो आंकड़े दिखा रहे हैं, उसके मुताबिक 7000 जो जूनियर इंजीनियर की जो सीटें हैं अभी भी रिक्त हैं और हर साल बिहार में प्राइवेट और सरकारी दोनों अगर मिला लें तो तकरीबन इनकी संख्या हो जाती है 20,000 जूनियर इंजीनियर बिहार अकेले तैयार कर लेता है। अब वैसी स्थिति में 7000 वैकेंसी है, उसके लिए डिग्री लाओ, नंबर लाओ और रास्ता खुला है। तो ये सवाल है। हालांकि राजनीतिक और पॉलिटिकल गोलमोल जवाब से आज काम बनने वाला नहीं है। हमारे साथ हैं रवि। हम कल भी आपके साथ जुड़े हुए थे और पार्ट 1 दिखाने का मकसद बस यही था कि आप ये समझ पाए, बिहार की जनता ये समझ पाए कि डिग्रियां कैसे मिलती हैं। डिग्रियां आसानी से मिलती हैं और आज जो खुलासा है वो कल से बड़ा है। समझने में थोड़ी देर होगी, लेकिन कल का जो खुलासा था वो कुछ भी नहीं है। हमने उस तार को जरा खींचने की कोशिश की थी, दरवाजा आज खुलता है। इस दरवाजे से नौकरी मिलती है और आप जितने % मार्क्स हैं, बिहार सरकार ने जो एलिजिबल ग्राउंड माना है 60% को, उससे अगर अधिक आ ही जाएंगे क्योंकि पैसे खर्च होंगे तो डिग्रियां आ जाएंगी और नंबर्स भी आ जाएंगे और उसके बाद आपको एक इंटरव्यू फेस करना होगा, उसके बाद आपको नौकरी हो जाएगी। अब हमें जरा ये बताइए, ये सब कुछ भी जानते हुए हमें एक सधी हुई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है। हम कोशिश बराबर कर रहे हैं, नीरज जी को भी हमने वक्त दिया है कि आप 2-3 घंटे का वक्त ले लीजिए, आप प्रवक्ता हैं और आपको सही तरीके से पूरी जानकारी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें सही इसकी जानकारी नहीं है, हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो जैसे ही उनके पास जानकारी इकट्ठा हो जाएगी एक बार फिर हम उनके नंबर को मिलाएंगे, बात करेंगे, हो सकता है लाइव भी कर दें और जान पाएंगे कि आखिर सरकार की मंशा है क्या। सारे खुलासे होने के बाद बीएसएससी अध्यक्ष ने एक गुप्त चिट्ठी लिखी, उस लेटर में सारी बातों का जिक्र किया, इन खामियों को पकड़ा। बावजूद इसके ये बात क्लियर सरकार के दिमाग में क्यों नहीं बैठती कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आसानी से वैसे लोग जूनियर इंजीनियर बनेंगे जो बिहार का जो ढांचा है उसे ही बिगाड़ देंगे। रवि, जो आपने सवाल उठाया है वही सबसे गंभीर सवाल है। पहला पार्ट दिखाया था
वो एक तरह से है कि किस ढंग से बिहार में डिग्रियां बांटी जाती हैं। लेकिन जो आज का जो खुलासा है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला ही नहीं, बिल्कुल इस ढंग से सवाल पर सीधा सवालिया निशान खड़ा करता है कि कैसे जो नियुक्ति जो पूरी प्रक्रिया है उसको ढीली की गई और एक ढंग से कह सकते हैं कि एक खुली खिड़की दे दी गई जहां से ये डिग्री खरीदने वाले जो लोग हैं वो सीधे प्रवेश पा सके और सरकारी नौकरियों में दाखिल हो सके। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2015 में जो हमने रिपोर्ट में भी दिखाई है कि 2015 में जब ये लिखित परीक्षा ली जाती है और उसके जो दस्तावेज, जो गोपनीय दस्तावेज में जो चिट्ठी लिखी जाती है उसमें बताया जाता है कि ये एग्जाम्स में कितने ऐसे लड़के हैं। जिस पॉइंट को रवि आप उठा रहे हैं, नहीं ठीक है, जिस पॉइंट को आप उठा रहे हैं इसके लिए थोड़ा आराम से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर्स भी अब चाहिए उन लोगों के जो इसके लिए जिम्मेदारियां लेते हैं। आखिर बिहार सरकार में क्या, और सरकार के भी कुछ नुमाइंदों को हम लेंगे, हो सकता है कुछ मंत्रियों को भी हम फोन लाइन पर ले लें, लाइव पर ले लें, इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। तो हम जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस 2015 की बात कर रहे थे या फिर 2011 की तरफ आप जाएंगे वहां भी हम चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ऑपरेशन डी पार्ट 2 आप देख रहे हैं और हमारे साथ रवि एस नारायण ब्रेक से पहले जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत हम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 2015 का जिक्र किया था। फिर उसी बात पर हम आते हैं, किस तरीके से एक अधिसूचना जारी कर दी गई थी, इसमें जूनियर इंजीनियर अब लिखित परीक्षा उस पोस्ट के लिए नहीं अभ्यर्थी देंगे, बल्कि उनका सिलेक्शन जो है वो अब इंटरव्यू के जरिए होगा और परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो लाएंगे वो 60% मिनिमम होना चाहिए। हालांकि और कांग्रेस से लीडर हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक कल रिपोर्ट हमने प्रेमचंद जी दिखाई थी और उस रिपोर्ट का आज से बिल्कुल गहरा ताल्लुक है और हम एक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों से, खासकर सत्ताधारी दल से इसका जवाब हमें नहीं मिला। उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए था इस बात की जानकारी के लिए, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2015 में सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी उसमें यह कहा गया था कि जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के लिए अब लिखित परीक्षा नहीं होगी। सवाल यह है कि अगर फर्जी डिग्रियां अगर बिहार में यूं ही मिलती रहेंगी पैसों के बल पर, तो फिर इतने सारे पदों पर जो जूनियर इंजीनियर आएंगे तो बिहार का जो ढांचा है वो कैसा तैयार होगा? बिल्कुल, ये अपने आप में एक वाजिब प्रश्न है कि आखिर ओवरऑल बिहार की छवि तो इन चीजों से खराब होती ही है। अगर हम फेक डिग्री देते हैं और बिना पढ़े लिखे लोग इंजीनियर बन जाएं, बड़े बड़े डिग्री ले लें, तो निश्चित तौर पे इसका असर समाज के हर एक वर्ग पे पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि बिहार से बाहर हमारे बच्चों की डिग्री को लेकर हमेशा एक संदेह रहता है। इन घटनाओं से बिहार के इंटायर एकेडमिक सिस्टम, जो हमारा गवर्नमेंट का कार्यशैली है, जो इस तरह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कहीं भी दुकान खोल लेता है और कुछ भी रुपए लेके बांटता है, कहते हैं कि इम्तिहान देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कर लो, हम तुमको डिग्री दे देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें एक और इसको व्यापक बनाने की जरूरत है। मान ली कोई अरुणाचल का फेक यूनिवर्सिटी है या राजस्थान का है, वहां से अगर कोई डिग्री आती है और उस डिग्री के आधार पर अगर कहीं जॉब होता है, तो ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। आखिर ये फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा और ये फर्जीवाड़ा में कई लोग शामिल होंगे। मैं समझता हूँ इसकी व्यापक जांच होने की भी जरूरत है। करेगा कौन प्रेमचंद जी, करेगा कौन? हम लगातार कल से ये आवाज उठा रहे हैं। हमने शिक्षा मंत्री को भी कल लाइव पर लिया था, हालांकि उन्होंने आज मीटिंग की, एक बैठक की बात कही थी, आज बैठक होगी, उसका भी हम लाइव जरूर करेंगे। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस अधिसूचना का क्या मतलब? ये तो उन लोगों के लिए ग्रीन सिग्नल होगा जो कि झूठ की डिग्री या फिर उतने % लाकर आराम से वो इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के लिए भी कुछ सेटिंग आगे इन भविष्य में हो जाएगी। लेकिन हम जब सत्ताधारी दल के नेताओं से पूछ रहे हैं तो उनका कहना है कि बीएसएससी के अध्यक्ष का जो वो गोपनीय चिट्ठी है जिसके अंदर ये सारी खामियों को उजागर करने के लिए और सरकार को चेताने की नियत से लिखी गई थी वो चिट्ठी, तो उस पर उसकी जानकारी भी लोगों को नहीं है और जानकारी है भी तो उस पर खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए, इस तरह के पटना में मैं समझता हूँ सैकड़ों इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं जहाँ पर इस तरह का काम चल रहा है और ये बिना सरकारी संभव नहीं है। और अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि उसको जानकारी नहीं है, जांच कराएंगे, कोई चीज हो जाए घटना के बाद जांच कराना, यह एक फेस सेविंग के अलावा और कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि इस तरह के राजधानी पटना में अगर ये फल फूल रहे हैं और ओपनली लोगों को पैसे लेके डिग्री बांट रहे हैं, तो सरकार कैसे अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? हम सिर्फ कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन यह गवर्नमेंट की कार्यशैली पर एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर पटना में इस तरह का धंधा हो रहा है तो कैसे चल रहा है? इन लोगों की व्यापक जांच होकर पता चले कहीं न कहीं पॉलिटिकल लिंक होगा, सत्ता पक्ष से जुड़े लोग इसमें कहीं न कहीं जुड़े होंगे जिसको प्रोटेक्शन देते होंगे ऐसे इंस्टीट्यूशन चलाने वालों को। वो कल ही जब स्टिंग में देख रहा था, वो इत्याग जिस तरह से धौंस दे रहा था, कहीं न कहीं उसके धौंस के पीछे था कि उसके बैक पर कहीं न कहीं पीठ पर लोग खड़े हैं
तभी सदहोश दे रहा था, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, वो आराम से बात कर रहा है। बिल्कुल। तो ये तभी होता है जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिला होता है, और इसके आड़ में वो पैसे हर जगह बांटे जाते होंगे। तो मैं समझता हूँ इसकी व्यापक जांच हो, कोई जुडिशियल जांच हो तो ज्यादा बेटर है। आधिकारिक जांच होगी फिर लिपापति हो जाएगी, बात आई गई हो जाएगी। इस जांच से भी ज्यादा जरूरी प्रेमचंद जी हमको ये लगता है कि जो जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के लिए जो एक सीधा रास्ता तैयार सरकार ने कर दिया है, ये सब जानते हुए भी, तो क्या इस पर एक बार फिर से जगाने की कोशिश होगी? कांग्रेस किस तौर पर सरकार को जगाने का काम करेगी, किस तरीके से इन तमाम चीजों को ले रही है? देखिए, अभी तो हमारे जो स्टेट लीडर्स हैं वो सब वहाँ भभुआ इलेक्शन में हैं। मेरे ख्याल से आते हैं तो इस पर चर्चा होगी कि क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। मेरे ख्याल से गवर्नर से मिलकर बात करना चाहिए, कोई धरना प्रदर्शन हो आवाज उठाने के लिए, इसमें और विपक्षी दल को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा घपला साबित होगा अगर डीपली इसमें जाएंगे तो देखेंगे कई ऐसी चीजें हैं जो ओवरऑल नुकसान हालांकि बिहार के बच्चों का होता है, बिहार की डिग्री का होगा, जो अपने आप में चिंता का विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ शक्ति यादव जी भी मौजूद हैं आरजेडी से, और उनसे बात करते हैं। शक्ति यादव जी, आपने पूरे घटनाक्रम को देखा होगा, कल से ही लगातार सुबह 8 बजे से हम इस खबर पर हैं। आज पार्ट 2 इसलिए हमने नाम दिया है कि इसका सीधा सरोकार सरकार की उस अधिसूचना से है जिसमें यह कहा गया है कि जूनियर इंजीनियरों की जो बहाली है वो लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगी, बल्कि आप नंबर लाइए और आसानी से आप नौकरी कर सकते हैं। अब हम जरा ये बताइए कि नंबर तो मिल रहे हैं, कल आपने देख लिया, आसानी से नंबर मिल रहे हैं, जो डिग्रियां चाहिए वो डिग्रियां मिल जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि 2011 में जो एग्जाम्स को रद्द किया गया, 2015 में उसकी अधिसूचना जारी की गई, थके हार कर उस मानसिकता के साथ अब जाकर उस पर कुछ एक्शन होने चाहिए। इस एग्जाम की प्रक्रिया पर एक बैठक होनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि नहीं, लिखित परीक्षा होगी और परीक्षा मेरिट पर ही होगी। देखिए विवेक जी, ये पूरी जो अब सामने आ रहा है स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से, ये बिहार में धड़ल्ले से इस तरह के फर्जी वाले चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार के संज्ञान में नहीं है, सरकार अगर चाहती तो ये फर्जी वाला होता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अब जो 2 बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा, आपने जो दिखाया उससे थोड़ा सा अलग हट कर। ठीक, ये जो नियुक्तियां हो रही है पथ निर्माण विभाग में या डब्ल्यूडी में या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, अब यहाँ एनआईटी पटना या इंजीनियरिंग कॉलेज पटना के सिवा गेट की व्यवस्था पूरे बिहार में किसी कॉलेज में नहीं है। तो जो मानक ये तय करते हैं बहालियों के, उसमें सबसे ज्यादा नंबर वाला तो स्वाभाविक रूप से आने के लिए डिग्री का खोजता है। अब बिन पढ़े डिग्री आसानी से मिल जा रहा है, तो मेरिट के आधार पर अगर आप कंपटीशन पर करते तो ये मामला सामने नहीं आता। तो आपने रास्ते, फर्जीवाड़ा के रास्ते आपने स्वयं खोले और उसमें आपने कई संस्थाओं को, कई एजेंसियों को इसमें आपने एक्टिव किया। और ये सबके सब जानते हैं, चाहे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलता हो या असिस्टेंट इंजीनियर की, जब आप मेरिट पर जब तक नहीं लेंगे तो आप कैसा बेहतर आप निर्माण करेंगे निर्माण के क्षेत्र में। वो जो जूनियर इंजीनियर जो सिर्फ लेकर करके आएगा सर्टिफिकेट, वो कैसा काम करेगा राज्य के विकास में, वो क्या कर पाएगा। तो आप अधिसूचना में निकाल देते हैं और फिर जब कोई बात सामने आती है तो फिर एक अलग रपट आप निकाल देते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार की अंदर सिस्टम में जो एनआरकी है उसका ये प्रतिफल है सारी चीज। आप कल से दिखा रहे हैं, मैंने सुना था मंत्री जी को भी, और चंदन वर्मा ने जो बातें कही, अब वो उन्होंने जो कहा कि हम देखे नहीं है, या हो आप कैसे नहीं देख रहे हो। आप लगातार बिहार में कई ऐसे मामले आए हैं, चाहे कर्मचारी चयन सेवा आयोग से लेकर करके, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से लेकर के, हर चीजें शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये सब चीजें आ रहा है। और गोपनीय चिट्ठी भी आई है, उस पर भी सवाल खड़ा किया था। अब तो क्या हुआ भाई उसका। तो एक जो सवाल आज जो सरकार ने 2017 में जो जारी की अधिसूचना, जरा सा आप देखिए कि सरकार को पता था या पहले या नहीं था। एक एक्शन की बात जहां तक शक्ति यादव जी होती है, तो विपक्ष की तरफ से हम ये चाहते हैं कि एक बड़ा एक्शन होना चाहिए। ठीक है, कई तरह के सवाल सदन में पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो बात है काफी गंभीर मसला है। तो जिस पॉलिटिकल अप्रोच की बात जो हर दल एक दूसरे पर मढ़ते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार को कैसे समझाया जाए, क्योंकि आप लोग बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, हम तो सिर्फ खबरों को सामने लाएंगे। लेकिन आप लोगों का जिम्मा ये है, जिम्मेदारी ये है कि आप इन चीजों को लेकर सरकार को समझाना आपको होगा, क्योंकि जब ऐसे मामले एक दिन पहले हमने इसको उजागर किया है, उसके बाद इस पर एक्शन यही होना चाहिए कि जो अधिसूचना जारी की गई है और जो एक गुप्त चिट्ठी बीएसएससी अध्यक्ष ने लिखी है, उसको एक बार फिर से संज्ञान में लाना होगा, उस पर बैठक होनी चाहिए।
देखिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, प्रतिपक्ष की जो भूमिका होता है, मैं सदन में मैं स्वयं बिहार के सदन में इन सवालों को लाऊंगा, अल्पसूचित के माध्यम से लाऊंगा, चूंकि आपने कल से दिखाया है और ये मामला अल्पसूचित प्रश्न का बनता है, तो हर हाल में ये सवाल को मैं सदन में उठाऊंगा। एज ए विधायक होने के नाते, पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, तो आपसे बात करते हैं, मीडिया में बात रखते हैं, लेकिन जो विधायक का धर्म है जनप्रतिनिधि का, उसके हिसाब से सदन में इन सवालों को कि आखिर एक कानूनी जो पचड़े है, या फिर किन कानूनी पचड़े के कारण इस बिहार के अंदर में जो कई तरह की बिल्कुल सत्य यादव जी, हम चाहते हैं ना कि आज आपको थोड़ा हम परेशान जरूर करेंगे बार बार फोनों के जरिए, वो इसलिए क्योंकि आपको भी थोड़ा वक्त हम देंगे जानकारियों के लिए। और बीएसीसी अध्यक्ष की जो चिट्ठी है, गुप्त चिट्ठी है, उस पर आप जरा उन अध्यक्ष के बारे में या उनसे थोड़ा पूछताछ कर लें, क्योंकि आपका भी फर्ज बनता है, विधायक के प्रवक्ता भी हैं। तो ऐसे में हम दिन भर इस रिपोर्ट पर लगातार बने रहेंगे और कोशिश हमारी होगी कि आपसे भी बातचीत हो पाए और किस तरह से एक्शन विपक्षी दलों द्वारा लिए जा रहे हैं, इस पर भी विशेष चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और समय निकालकर बातचीत करने के लिए। और रवि है हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रवि, जो अभी 3 प्रतिक्रियाएं जो हैं जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से आई हैं, हालांकि जेडीयू थोड़ा वक्त जरूर यहां पर लेना चाह रहा है ताकि ये समझ पाए कि आखिर वो गुप्त चिट्ठी है क्या, उस चिट्ठी के बारे में कुछ जानकारियां नहीं है। और बाकी कांग्रेस और अगर हम आरजेडी की बात करें तो इनकी तरफ से एक तैयारी तो जरूर भीतर खाने में हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस मसले पर घेरा जाए, घेरने से ज्यादा समझाया जाए कि जो अधिसूचना जारी की गई है या जो आपके पास गुप्त चिट्ठी या फिर आपको जगाने की कोशिश की गई है, उस पर आप एक बार फिर संज्ञान लें, एक बार बैठक कर लीजिए, ताकि ये थोड़ा अभी जो स्थिति कल से जो स्पष्ट हुई है, टीवी ने जो दिखाया है ऑपरेशन डी में, उस डी पार्ट 2 में उसकी झलक ना मिले। क्योंकि जो एनआईटी से पास होते हैं और भी कई बड़े संस्थानों से पास होकर आते हैं, वैसे लड़कों को मौका ऐसे हिसाब से नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो 70%, 80% या फिर 90% तक ला सकते हैं पैसे देकर, उनका रास्ता ज्यादा क्लियर हो पाएगा। रवि, अभी इस पूरे मसले पर क्या कुछ अपडेट आपके पास अभी हैं? देखिए, ये ऑपरेशन जो पार्ट 2 है, इस खुलासे के बाद जो है सरकारी महकमों में जो है वो सनसनी ज़रूर फैल गई है विवेक, कि ये गोपनीय चिट्ठी लिखी जाती है और उसके बावजूद ये बंद रहता है और जो पूरी प्रक्रिया है उसको ढीली की जाती है। ईटीवी भी लगातार यही सवाल उठा रहा है कि आखिर वो कौन सी वजह रही सरकार की जहां से लिखित परीक्षा को खत्म किया गया, इंटरव्यू किया गया, उसके बाद और कौन सी मजबूरियां पैदा हुई सरकार के सामने कि वो इंटरव्यू भी खत्म कर दिया जाता है और सीधे अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल विवेक ये है कि जो कल हमने दिखाया था कि कैसे फर्जी रवि हम इसे सुधारना चाहते हैं, थोड़ा सुधारना चाहते हैं। आपने कहा कि नंबरों के आधार पर इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू का भी जो एक लाइन है उससे भी हटा दिया गया है? देखिए विवेक, 2011 में जो विज्ञप्ति आई थी इंजीनियरों के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, ठीक है, उस विज्ञप्ति में स्पष्ट था कि कर्मचारी चयन आयोग जो है वो परीक्षा लेगा। 2 पालियों में परीक्षा होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, उनको भरना है और उनके रिजल्ट आएगा। तो निश्चित रूप से उसमें एक पेपर जो होता था वो पेपर होता था इनके एकेडमिक से, जनरल नॉलेज से, और दूसरा पेपर होता था जो यहाँ पे डिप्लोमा जो किए हैं उनके सब्जेक्ट से। तो उसमें जो लड़के छन करके आते थे वो बिल्कुल जो उत्कृष्ट लड़के हैं वो छन करके आते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2015 में यह अधिसूचना जारी की जाती है और कहा जाता है कि जो मार्क्स जिसको ज़्यादा आता है उसमें 60% जो मार्क्स है वो एकेडमिक से लिए जाएंगे और उसके बाद जो है 25% जो है अगर कोई कहीं पे बहाली करता है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो उसको दिया जाता है, और सिर्फ 15% जो मार्क्स है वो इंटरव्यू लिए जाते हैं। यानी कि वहाँ पे भी जो इसकी जो प्रक्रिया है वो ढीली की गई और इंटरव्यू सिर्फ 15 नंबर का रखा गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यही है विवेक की जो गोपनीय चिट्ठी लिखी गई उसी समय सवाल खड़ा कर दिया गया कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। हम आपको गोपनीय चिट्ठी का एक और खुलासा आपको करते हैं विवेक, कि वो सारे जो तथ्य हमने दिखाए हैं उसके साथ एक और जानकारी उस गोपनीय चिट्ठी में दी गई है विभाग के द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। उन्होंने एक एएनएम परीक्षा जो हुई थी उस परीक्षा का हवाला दिया है। उनका कहना है कि एएनएम पद की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के आधार पर आयोजित की गई इस प्रक्रिया में 521 अभ्यर्थी ऐसे हैं
जो साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हता भी प्राप्त नहीं करते हैं। मतलब जो 15 अंक दिए गए हैं उसमें 5 अंक भी नहीं मिलते हैं। तो ये हालत उस समय थी और इसका सारा जो दस्तावेज है उन्होंने सौंपा था। बिल्कुल रवि, हम केसी त्यागी जी से बात करते हैं। जेडीयू से केसी त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं लगातार। केसी त्यागी साहब, हम इसका खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से डिग्रियां पैसों के बल पर मिल रही हैं और जो एक अधिसूचना जारी की गई थी बिहार सरकार के द्वारा 2015 में कि जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षाएं नहीं होगी, तो एक सीधा रास्ता है, बिहार सरकार को समझना होगा इसमें किस तरीके से सरकार इस पूरे मसले को समझ पा रही है। हेलो, हाँ त्यागी साहब, हमारा सवाल यह है कि एक अधिसूचना जारी की गई थी कि जूनियर इंजीनियर की जो बिहार में बहाली है वो लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगी। परसेंटेज, जो मिनिमम परसेंटेज है वो 60% रखा गया था। कल हमने एक रिपोर्ट चलाई थी, उसमें हमने कुछ स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुलासे किए थे, जिसके माध्यम से हमने बताने की कोशिश की थी कि नंबर आते हैं पैसों के बल पर, डिग्रियां भी मिल जाती हैं। तो वैसे अभ्यर्थियों का क्या होगा जो अच्छे संस्थानों से पढ़कर आते हैं, उनके थोड़े मिनिमम मार्क्स थोड़े कम रहते हैं। तो किस तरीके से इसे देख रही है सरकार, किस तरह से एक्शन लेने वाली है? नहीं, आपके प्रयासों का मैं समर्थन करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र की जो असंगतियां हैं ये लंबे समय से चलती आ रही हैं। समय समय पर आप लोगों ने भी और प्रिंट मीडिया ने भी इन सारे सवालों को उठाया है। एक विश्वास हम जरूर आपको दिलाना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो दिखाई गई रिपोर्ट है उस पर लाजमी तौर पर अमल होगा और अमल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। शिक्षा की बुनियाद अगर खराब होगी तो आने वाले समय में उस बुनियाद पर टिका हुआ कोई भी ढांचा मजबूत नहीं होगा। वहां पर हमने आपके चैनल के दिखाए जाने के बाद कार्रवाई शुरू की है। त्यागी साहब, एक चीज और भी हम चाहते हैं, एक प्रयास है हमारी तरफ से भी कि जो अधिसूचना जारी की गई थी उस पर एक बार फिर से सरकार बैठे, सोचे, क्योंकि ये जो खुलासा हुआ है इसका सीधा सरोकार इस अधिसूचना से भी है। और बीएसएससी अध्यक्ष ने एक गुप्त चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें सरकार को उन्होंने लिखा था कि अगर ऐसा होता है कि आसानी से कोई भी एक लड़का जो है ऐसी डिग्री लेकर चला है तो उससे क्या होना है, क्योंकि राज्य का जो ढांचा है वही गड़बड़ हो जाएगा। तो एक आगाह करने की तैयारी थी। तो हम चाहते हैं कि एक बार इस पर बैठक हो जाए। सरकार को संज्ञान में बात तो आ ही गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बैठक हो जाए आप लोगों के स्तर पर। पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी खाली सुझाव देती है। बाकी जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं हाँ और जो शिक्षा सचिव हैं, मेरा उनको आग्रह निवेदन होगा कि आपके रिपोर्ट देखने के बाद वो इस पर कार्रवाई करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, केसी त्यागी साहब ने साफ तौर पर एक अपील की है। केसी त्यागी साहब ने एक अपील की है शिक्षा मंत्री से, सचिव से, कि आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद नीतिगत फैसले लें, इस पर सोचें, विचारें, बैठक करें, एक्शन लेने की तैयारी करें। ये कहना है केसी त्यागी। और इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपात बैठक शिक्षा मंत्री ने बुला ली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अपडेट देते रहेंगे आपको। आप देख रहे हैं ऑपरेशन डी पार्ट 2। रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, कुछ वो चिट्ठी आप लगातार दिखा रहे थे, उसमें आपने कुछ बातों को अंडरलाइन किया था, कुछ नई बातें उससे निकलकर सामने आ रही हैं। और बीएसएससी अध्यक्ष ने जो चिट्ठी लिखी थी उसकी एक कॉपी जो है आपके पास है। जब ये आपके पास है तो सरकार के पास भी होगी, और जब सरकार के पास होगी तो सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो दोगुने सवाल अब हो जाते हैं। वो इसलिए भी कि हम ये जानना चाहते हैं कि उन चिट्ठियों पर क्या, जिस तरह आपने अंडरलाइन किया है, सरकार ने भी उसे उतनी ही जागरूकता के साथ पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो क्या कुछ यही एक्शन निकलता है कि अब लिखित परीक्षा नहीं होगी? विवेक, यही सबसे बड़ा सवाल है और चौंकाने वाली बात यही है कि जब पूरी डिटेल्स के साथ, पूरे डाटा के साथ अगर गोपनीय चिट्ठी लिखी जाती है और उसमें स्पष्ट कर दिया जाता है कि अगर रिटन परीक्षा नहीं ली जाती है, उसके जगह पे अगर अंक के आधार पर परीक्षा ली जाती है, तो कैसे कैसे नतीजे सामने आ सकते हैं और जो गुणवत्ता है उसमें लगातार जो है वो कमी आ सकती है। और वैसे लड़के इसमें शामिल हो सकते हैं जो सिर्फ मार्क्स बेसिस पे किसी ढंग से मार्क्स लेकर के आए हों। यहाँ तक कि उन्होंने आईआईटी का जो है वो उदाहरण दिया है कि अगर आईआईटी से 50% नंबर लाता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट कोई लेता है 90%, तो वो उसके जगह पे ज़्यादा काबिल माना जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है विवेक कि अगर ये सारी चिट्ठियां, गोपनीय दस्तावेज जो है सरकार के पास पहुंचती है, सामान्य प्रशासन विभाग में जाती है, सारे जो अधिकारी है वो पढ़ते हैं, बावजूद 2017 में ये कैसे मुमकिन है कि वो इसके जो इंटरव्यू है वो भी खत्म कर दिए जाए और सिर्फ कहा जाए कि अंक के आधार पर परीक्षा होगी? सबसे बड़ा सवाल ये भी है विवेक कि देखिए, जो सरकार के जो भी लोग प्रवक्ता हैं वो जो बात कहें
जो विपक्ष है वो भी बातें कह रही है, उनको मौका मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए आने वाले दिनों में, चंद दिनों में विधानसभा का जो सत्र भी शुरू होने वाला है। चाहिए यह कि अगर ईटीवी ने कोई प्रश्न खड़ा किया है या आईना दिखाया है, वो दिखाया है कि यहाँ कमी है, तो यह एक बार फिर से उसे सुधार करने की जरूरत है। और आने वाले सत्र में विपक्ष भी चाहेगा कि इस बात को गंभीरता के साथ सत्र में उठाएं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि यह सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के छात्रों का जो है वो भविष्य अटका हुआ है। और एक चिट्ठी अधिसूचना के आधार पर अगर पूरी प्रक्रिया गड़बड़ की जाती है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आप कैसे इंजीनियर लाना चाहते हैं। सिर्फ जो उदाहरण हमने पार्ट 1 में दिखाया था, अगर वैसे लड़के इंजीनियर अगर बनते हैं तो फिर क्या होगा, वो भवन का निर्माण कैसे करेंगे और सारे पुल पुलियों का निर्माण कैसे करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है, ताकि जो मेधावी छात्र है वो इसमें शामिल हो सके और सारे जो डिग्रीधारी हैं वो सिर्फ नंबर लेकर के जो आ जाते हैं। एक अपील तो जो आपने अभी करी है, एक अपील तो जो आपने कही है कि नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। ठीक है, हम खबर दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ एक अपील जो रवि ने की है, उस ईटीवी अपील भी कर रहा है, सरकार से भी कह रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसमें बदलाव होने चाहिए। आप बैठिए, हम बस इतना अपील आपसे कर रहे हैं कि आपको बैठना होगा। आप सभी लोग बैठिए। और जीतन राम मांझी हमारे साथ हम पार्टी के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जीतन राम मांझी, बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक सवाल लेकर बैठे हैं कि क्या जो जूनियर इंजीनियर की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, ऐसा नहीं लगता है कि उस पर सरकार को एक बार फिर संज्ञान लेना चाहिए। लगातार कल की रिपोर्ट आपने देखी होगी और आज भी हम लगातार उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार खुले मौके उन लोगों को क्यों दे रही है जो गलत तरीके से डिग्रियां और नंबर लाते हैं। देखिए, जो हमारी समझदारी है उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि गरीब तबके के जितने लोग हैं, जिस वर्ग से आते हों, उनके बच्चे जो उनका मेरिट है उसको ये लोग एक तरह से क्रैश कर रहे हैं। इसी तरह के फर्जीवाड़े डिग्री बांट करके या अपॉइंटमेंट करके या फिर और तरह की बातें फैसिलिटेट करके। अब ये देखना होगा कि ये परंपरा कब से चली है। अगर मान लीजिए अभी वर्तमान सरकार है या कुछ दिन पहले कुछ बात आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि साल 2 साल 3 साल में ये बातें हो रही है। ये बात बरसों बरसों से हो रही है। यहाँ रंजीत डॉन नाम करके एक आदमी को आप लोग जानते हैं, इस प्रकार से IAS और IPS और डॉक्टर बनाया करते थे, तो वो हो गया 10-20 वर्ष पहले की बात भी हो गई। तो मतलब बिहार में इस प्रकार के लोग फल फूल रहे हैं, इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए था। जो सरकार रही हो, आज कोई सरकार, चाहे महागठबंधन का सरकार रही हो या माननीय अभी नीतीश कुमार जी की सरकार हो, हम किसी को मैंने अगर मानते हैं, जवाबदेह मानते हैं, तो हम दोनों को जवाब। आपने नीतीश कुमार जी के साथ एक लंबा वक्त गुजारा है, उनके साथ पॉलिटिक्स की है और दोनों ने साथ ही मिलकर पॉलिटिक्स काफी दिनों तक की है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, क्या लगता है कि ये बातें जब गुप्त जानकारी, गुप्त सूचना, गुप्त चिट्ठी जब PSSC अध्यक्ष की तरफ से सरकार को भेजी जाती है, आगाह किया जाता है, तो सरकार किस तौर पर ध्यान देती है? एज ए CM जब आप थे तो ऐसी चिट्ठियां जब आप तक भी पहुंचती होंगी तो किस तरह से एक्शन लिए जाते हैं, कितनी देर हो जाती है एक्शन लेने? संज्ञान में बात आती तो उसी समय सारी बात कर देते हैं। लेकिन देखा जाए कि 2017 में जो BSSC के चेयरमैन थे, सारी बातों को बताने का काम किया, लेकिन उनकी बातों को किसी नहीं सुना। कहने का मतलब यहाँ के जो हायरार्की है, जो पदाधिकारी लोग भी हैं, वो लोग कम यहाँ पर नहीं इसके लिए जवाबदेह हैं। बिहार को IAS और IPS का पैराडाइज कहा जाता है, पता नहीं, हो सकता है इसी सब कारणों से। तो लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार इनसे घिरी हुई होती है, मुख्यमंत्री हो चाहे सिस्टम यही चलाते हैं, तो कैसे होगा? ठीक है, ये तो एक बीमारी की बात हम कर रहे हैं, हो सकता है फर्दर इन फ्यूचर भविष्य में कुछ और जानकारियां लेकर हम आए, लेकिन हमारा काम ये भी अब हो चला है कि इस पर अपील हम लगातार कर रहे हैं कि सरकार एक बैठक कर ले और नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार लाए। आप किस तरीके से आपकी पार्टी एक्शन ले रही है, या आप किस तरीके से नीतीश कुमार से डायरेक्ट बात करेंगे या फिर केंद्रीय मंत्रियों से बात करेंगे? किस तरीके से इसे बिहार के संदर्भ में बेहतर किया जा सकता है? जापान गए हुए हैं, जापान से आजकल में आते हैं, हम इस विषय पर उनसे बात करेंगे। और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार संवेदनशील आदमी हैं और उनके संज्ञान में ये बातें जाएगी तो निश्चित रूप में काफी कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन मेरे भाई, आज फल फूल रहा है कोई पेड़, तो जड़ कब लगा था ये भी देखना चाहिए। और हम समझते हैं कि इसका जड़ बहुत पहले से काम कर रहा है, चाहे कांग्रेसी सरकार हो
या लालू यादव की सरकार हो या और कोई सरकार हो, तो इसको थ्रू से थ्रेडवेयर जिसको कहा जाता है, अगर रूट आउट करना है तो इसको देखना होगा, इस पर एक कमीशन बन जाए कि कब से स्टार्ट है, और ये करना जरूरी है। मांझी जी, आपने कुछ पीछे जाने की बात कही और जेडीयू और बीजेपी का नाम आपने नहीं लिया। आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, हो सकता है इन्हीं की सरकार में शुरू हुआ हो। नहीं, हम तो जांच की बात कर रहे हैं। हाँ, हम लेने मात्र से मामला नहीं बनता, हम तो जांच की बात कर रहे हैं कि एक कमीशन इस पर बैठा दें लोग कि कैसे फ्लरिश हो रहा है। वो जिसकी सरकार में ये बात हुई होगी वो जवाबदेह माने जाएंगे। ये आप लोगों के प्रयास से ही संभव हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रयास था इन खबरों को सामने लाना। अब जीतन राम मांझी और आपके सरीखे जितने भी आला नेता हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि आप इन चीजों को सही तरीके से देखें, क्योंकि अब जब नियुक्ति शुरू हो जाएगी और वैसे लड़के जब भरपूर नंबर लेकर पैसों के बल पर आएंगे तो मेरिट वाले छात्र ऐसे ही पीछे रह जाते हैं। और आप ऑलरेडी गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, वैसे छात्रों की लड़ाई आप लड़ते हैं, उनकी आवाज बनते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप एक बैठक करवा ही दें, सरकार से अपील करें, थोड़ा प्रेशर भी डालने की कोशिश अगर आपकी तरफ से होगी तो बेहतर होगा। निश्चित रूप में हमारी अवधारणा है, जो ये हमारी लाइन सुने होंगे यू में कोट इट, कि ऐसे ऐसे वातावरण पैदा करके नियुक्तियों में जो हैप्स लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वही नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, और गरीब चाहे किसी जात का हो वो बेचारा असहाय के रूप में आज अनएम्प्लॉयमेंट का दंश झेल रहा है। ये बहुत भारी विडंबना है बिहार के समाज के ऊपर। इस चीज को सरकार को देखने की आवश्यकता है, इस पर हम बात करेंगे और मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि इस पर एक कमीशन बनाए कि कहां से बात और कब से बात फैली है, और अभी कितने वैसे फर्जी डिग्रीधारी चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, काम कर रहे हैं। थॉरो चेक कराना चाहिए, ये मेरी समझ है, और ऐसा हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जीतन राम मांझी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जापान से जैसे ही मुख्यमंत्री लौटते हैं तो वैसे ही उनकी बातचीत होगी, उनके संज्ञान में बात तो वैसे ही पहुंच जाएगी, लेकिन जीतन राम मांझी और उनके सरीखे जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक प्रेशर क्रिएट होगा और सरकार को सोचना होगा, सरकार बैठक करेगी और आशा कर सकते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव हो सकते हैं भविष्य में।